ये अब तक का पहला ऐसा साल है जो खुशियां नहीं, चेतावनी और तबाही अपने साथ लेकर आया है, जिसे साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं। आचार्य प्रशांत और कई एक्टिविस्ट ये बात हमें पहले ही बता चुके हैं। 2025 आज तक का सबसे खतरनाक साल होने वाला है, लेकिन हमने शायद सुनना ही छोड़ दिया है। दोस्तों, 2015 में पेरिस में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें 195 कंट्रीज ने एक साथ वादे किए कि हम धरती के बढ़ते एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से पहले ही रोक लेंगे। 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन पे आ जाएंगे। इस एग्रीमेंट के टाइम धरती का एवरेज टेम्परेचर 0.9 डिग्री सेल्सियस तक ऑलरेडी बढ़ चुका था और ये आंकड़े साइंटिस्ट ने बहुत ही क्रूशियली डिफाइन किए थे। अगर ये क्रॉस होती है तो नेचर अपने फीडबैक साइकिल्स शुरू कर देगी, जिसे रोकना फिर तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट धरती का एवरेज टेम्परेचर 2020 तक ही 1.1 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया और अब हम 2025 में आ चुके हैं और अभी भी कोई गहरी नींद से जागना नहीं चाहता, क्योंकि 50 डिग्री की गर्मी झेलने वालों के लिए ये बस मामूली नंबर है। शायद हमारा दिमाग ऐसे ही सोचता है, मगर दोस्तों ये बहुत छोटे नंबर 2025 में कुछ बहुत बड़ा करने वाले। 2025 के पहले हफ्ते में ही 1500 स्क्वायर किलोमीटर यानी दिल्ली जैसे बड़े शहर के साइज के जितना एक बर्फ का टुकड़ा टूटकर समंदर में समा जाता है, जो सी लेवल को और बढ़ा देगा। 6 से लेकर के 8 जनवरी तक तिब्बत में विनाशकारी भूकंप आते हैं। 8 जनवरी को अमेरिका के कैलिफोर्निया में भयानक आग लग जाती है, जो हर मिनट 5 फुटबॉल के मैदान के दायरे में आने वाली हर चीज को जला डालती है। 50,000 से ज्यादा लोग इसकी वजह से बेघर हो जाते हैं। फेमस हॉलीवुड आइकन भी जलने की कगार पे आ जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी अपनी इस सिटी को जलने से नहीं बचा सका। दोस्तों, याद करिए 2020 में एक छोटे से वायरस ने कैसे इस पूरी दुनिया और इसकी टेक्नोलॉजी को उसकी औकात दिखा दी थी। और अब तो जंग कुदरत के एलिमेंट्स हवा, पानी, आग, धरती और आसमान से होने वाली है। आपको क्या लगता है, कितनी तैयारी है? तो अब आप ही बताओ। स्वैग से करें 2025 का स्वागत। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ बच्चों के पढ़ाने का टॉपिक नहीं है। ये एक ऐसी सीरियस सिचुएशन है जो नेचर को ट्रिगर करेगी और इवेंचुअली फीडबैक साइकिल्स की शुरुआत हो जाएगी। और जब एक बार ये साइकिल शुरू हो गया तो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ही एक चेन रिएक्शन होगा जो तबाही मचाकर ही शांत होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए इसे थोड़ी गहराई से समझते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत से 2020 तक धरती का टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जो हो सकता है 2025 में नए रिकॉर्ड्स भी बना ले। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बार इस टेम्परेचर के बढ़ जाने के बाद इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि इको फ्रेंडली होना आपके हाथ में है, लेकिन कुदरत ने अपने पास आपके कंपैरिजन में हजारों गुना ज्यादा कार्बन छुपा रखा है, जो अब एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा। इसे ऐसे समझते हैं, जब ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे तो उसके नीचे की जमीन या रॉक एक्सपोज हो जाएगी। अब जमीन का कलर डार्क होने की वजह से वो और तेजी से गर्म होगी। जो बर्फ गर्मी और रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हीट को कंट्रोल कर रही थी, अब वो अपने एक्सपोज सरफेस और डार्क कलर की वजह से कई गुना तेजी से हीट अप होगी और जल्दी ही अपने आसपास के बर्फ को पिघलाकर समंदर में डुबा देगी। और याद रहे कि इस बर्फ के अंदर ऑलरेडी बहुत भारी मात्रा में मीथेन गैस है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को और बढ़ाने वाली है। अब बात करते हैं समंदर की, जिसमें ये सारी बर्फ पिघल के सी लेवल को कई मीटर ऊपर तक ले जाएगी और कोस्टल एरिया के शहर, इवन बांग्लादेश जैसी कंट्रीज पूरी तरह पानी में डूब जाएंगी। अब धरती पे जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा वेपोराइजेशन, मतलब एटमॉस्फेयर में उतनी ज्यादा गर्मी। जो जंगल हमें ऑक्सीजन देता है, वही हमें उससे कहीं ज्यादा कार्बन और मीथेन देगा। कैसे, आइए समझते हैं। ज्यादा वेपोराइजेशन भारी बारिश और तूफान को एक्टिवेट कर सकता है, जो जंगलों को उखाड़ फेंकेगा। अब जो पेड़ नीचे गिरा है, जाहिर सी बात है कि वो अब डिकम्पोज होगा। जब ऐसा होगा तो उसमें से मीथेन गैस निकलेगी, जो ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। इस भयानक गर्मी का एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। आपने न्यूज में जरूर देखा होगा कि गर्मियों में अक्सर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाती है, जैसे अभी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लग गई। कई बार ऐसा इंडिया के जंगलों में भी हो चुका है। जो लोग गांव से हैं और खेती करते हैं, उन्हें मालूम है कि अप्रैल मई में कैसे गेहूं के खेतों में आग लग जाने की घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह एक्सेस हीट होती है। दोस्तों, अगर जंगल जलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ऑक्सीजन तो देगा नहीं,
उससे भी कार्बन ही निकलेगा जो धरती को और गर्म करेगा। इन सब के बाद हमारे हिमालय में बर्फ खत्म हो चुकी होगी, नदियां सूखना शुरू होंगी, दुनिया भर के वेटलैंड भी सूख जाएंगे और इनके नीचे बहुत ज्यादा कार्बन है जो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाएगा। दोस्तों, ये ग्लेशियर, ये समंदर, ये धरती, ये नदियां सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। इनके भीतर नेचर ने पहले से ही इतना ज्यादा कार्बन छिपा रखा है, दबा रखा है, जिसके आगे इंसानों का कार्बन एमिशन कुछ भी नहीं है। लेकिन अब सब एक्सपोज होने लग रहा है, बर्फ पिघल रही है, समंदर बढ़ रहा है, नदियां, तालाब, वेटलैंड सब सूख रहे हैं, जंगल जल रहे हैं और हमारी नींद अभी भी नहीं खुली। तो आने वाली पीढ़ी को हम एक जलता हुआ प्लेनेट गिफ्ट करने की पूरी तैयारी में हैं और तब हमारे इको फ्रेंडली होने से इस नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस जो रिसर्चेस मैंने की हैं बस वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप खुद ये सारी चीजें क्रॉस चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब तबाही एक साथ आ जाएगी। ये एक लॉन्ग बट इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे जैसे कुदरत डेवलप हुई थी उसी तरह से खत्म भी हो सकती है। दोस्तों, ये जो बड़े बड़े समंदर आप देखते हैं वो धरती पर लाखों साल लगातार बारिश होने की वजह से बने हैं। नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर से खुद को बिगाड़ और बना सकती है। लेकिन एक बात तय है कि इंसानों का नामो निशान लाखों साल तक के लिए मिट जाएगा।